हेलो मेरे भाई। मैं नवीन सिंह काकंद कॉम्पिटिटिव जोन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देखेंगे। ये चैप्टर इसलिए इतना खास बन जाता है क्योंकि बोर्ड में इसका वेटेज बाकी चैप्टरों से बहुत अच्छा है। मतलब अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो ये 80 में से यानी कि मैथमेटिक्स के 80 मार्क्स में से 7 या 8 मार्क्स से कवर करता है चैप्टर, और यूपी बोर्ड के 70 मार्क्स में से 6 से 7 मार्क्स का कवर करता है, यानी कि मैक्सिमम लगभग 10% मैथमेटिक्स का ये हिस्सा कवर करता है। इसीलिए आज हम इसको देखेंगे और आज हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जितना हो सकेगा क्लास में उतना देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर में ही इसका डेफिनेशन जो है छिपा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक वर्ड यहां दिख रहा होगा, इक्वेशन। इक्वेशन का पहले मतलब समझिए, यानी कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन, बहुपद, इसको बोलते हैं बहुपद, और इसको बोलते हैं समीकरण। क्लास 9th में आप लोग बहुपद पढ़ के आए होंगे, क्लास 10th में भी है, तीसरा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। तो बहुपद उसको बोलते हैं जिसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करने का मतलब कि तोड़ा जा सकता है इनको, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 4, तो ये एक बहुपद है। जैसे पदों के हिसाब से, टर्म के हिसाब से ये द्विपदीय बहुपद है, यानी कि बाइनोमियल है। और अगर डिग्री के बिहाफ पे देखा जाए, यानी कि घातों के आधार पे देखा जाए, तो इसके वेरिएबल पे घात कितना है? 1 है। तो इसको बोल देंगे लीनियर। लीनियर यानी कि रैखिक। ये रैखिक बहुपद है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और निकाल करके चीजों को साथ साथ नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो ये हो गया बहुपद। बहुपद उसको बोलते हैं जिसको ज्यादा से ज्यादा हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे समझिए, ये जो 2x प्लस 4 है, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें से कॉमन कर सकते हैं। कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ चीजें हैं उनको निकाला जा सकता है। जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो निकाल देंगे तो x प्लस 2 बचेगा। बस इतना ही इसके साथ किया जा सकता है और कुछ नहीं। तो ये बहुपद हो गया, यानी कि ये पॉलिनोमियल हो गया। समीकरण में चीजें कैसे चेंज होंगी देखिए, अगर यही चीज, यही 2x प्लस 4 को अगर समीकरण में लिखेंगे तो इक्वल में लिखना पड़ेगा, यानी कि समीकरण में दो पक्ष होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। तो इसमें क्या करना होगा, एक काम करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में भेजते हैं, यानी कि प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/2 कट होके -2। ये चीजें एग्जाम में आएंगी नहीं, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है आपके बेसिक जानकारी के लिए कि ये चीजें कैसी होती हैं। देखिए तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -2, यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन से वी कैन फाइंड सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन यानी कि आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है। तो हमें पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है। और किस तरह का इक्वेशन पढ़ना है, लीनियर, और वो भी पेयर फॉर्म में, जिसमें कितने वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं। दो वेरिएबल का मतलब एबीसीडी के कोई भी दो लेटर्स उसमें होंगे। अगर सिंगल लेटर होता है तो उसको वन वेरिएबल बोल दिया जाता है। ठीक है, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो हम लोग इसको फॉलोइंग हेडिंग में पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर को अगर स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले नेचर ऑफ इक्वेशन आता है। नेचर ऑफ इक्वेशन से पहले हम लोग देखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब होता है व्यापक पद। व्यापक पद कहने का मतलब यह है कि ये इक्वेशन दिखता कैसे है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ये होता है जनरल टर्म।
दूसरी बात एकदम बेसिक से है चैप्टर, उस लड़के के लिए भी है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, और उनके लिए भी है जो सब कुछ जानते हैं। देखिए नॉलेज ऐसी चीज है कि जिसको आप जितना ही सीखेंगे, जितना ही आप समझेंगे चीजों को, उतना ही वो चीजें इनरिच होती जाएंगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझते चलिए। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नेचर, नेचर ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास समीकरण होगी, समीकरण की प्रकृति, प्रकृति को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो तीसरी चीज है हमारे पास, थर्ड चीज, वो होगी कि कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन यानी कि हल करने की विधि, हल करने की विधि। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये विधियां 3 होती हैं मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। ठीक है, 3 विधियों को हम लोग देखेंगे। पहला होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। विलोपन को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। याद रखिएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो कभी कभी तो बोल देता है कि इस फॉलोइंग मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, या जब हम वर्ड प्रॉब्लम आगे देखेंगे, तो मैं बताऊंगा अभी चीजों को कि कैसे आगे बढ़ेंगे, तो जो वर्ड प्रॉब्लम की आएंगी तो उसमें इनमें से किससे आप सबसे फास्ट आंसर निकाल सकते हैं, उस मेथड का भी यूज करेंगे। ठीक है, और ये चीजें प्रैक्टिस के दम पे आएंगी और कोई चांस नहीं मिलता है। 1 मिनट भाई साहब, वीडियो को रोकिए तो। दूसरा मेथड जो था वो था प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। मेथड। और तीसरा जो है वो डिलीटेड है, जो थर्ड है वो डिलीटेड है। ठीक है, इस बार के सेगमेंट से हटा दिया गया है, तो उसको भी साथ साथ समझ लेते हैं। उसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इंग्लिश में बोला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। याद रखिए। और पहला था विलोपन, जिसको बोलेंगे एलिमिनेशन। इन दो को पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया है सारी चीजें। तो और अगला हेडिंग क्या होगा हमारे लिए, जो चौथा पॉइंट होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नाम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब कि चीजें बड़ी ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन बना बनाया मिलेगा और उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें होंगी कि इक्वेशन दिया नहीं गया रहेगा, उसको सॉल्व करके निकालना होगा, मतलब पढ़ करके चीजों को, जो भी प्रॉब्लम्स दिए होंगे वर्ड में, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं वर्ड प्रॉब्लम में, तो उन चीजों को पढ़ करके और जो है इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है। इन्हीं प्रोसीजर से सॉल्व होंगी। विलोपन का आप चाहें तो विलोपन यूज कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड, और आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में पहला जो आएगा वो आएगा नंबर्स का। नंबर्स मीन संख्याएं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक संख्या दूसरी संख्या से द नंबर
वन नंबर इज ट्वाइस और थ्राइस द सेकंड नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देन व्हाट विल बी द नंबर्स, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये संख्याएं हो गई, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आया भी है, पिछले साल का सवाल उठा के आप देखिए। दूसरा जो है वो डिजिट्स पे आ जाएगा। डिजिट्स का मतलब अंकों पे क्वेश्चन आता है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो सेगमेंट है वो आपका एज से रिलेटेड है, उम्र का। बड़ी फेमस क्वेश्चन आता है एज से, ठीक है, इसका आना आना तय है, ठीक है। यूपी बोर्ड में तो हर साल इससे क्वेश्चन आता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें थोड़ा, ये सेगमेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो डिजिट्स को लेकर के चले। सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 डिस्टेंस टाइम से आता है। डिस्टेंस टाइम और स्पीड, इनसे क्वेश्चन आता है, यानी कि समय दूरी से क्वेश्चन निकल करके आता है। पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है बोट और स्टीम से। बोट एंड स्टीम, धारा और नाव, धारा एवं नाव का क्वेश्चन आता है। फिर कस्टम का भी क्वेश्चन आता है, टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में उनको समझ लिया जाएगा वो क्या चीजें कह रही है। तो अब चीजों को स्टार्ट करते हैं, मतलब इतना पढ़ना है इनमें। और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है इसका, वर्ड प्रॉब्लम, यहां से क्वेश्चन आते हैं वो, इसीलिए चीजें इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को नंबर्स के बारे में पढ़ना है, नंबर्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिजिट्स पे करना है, एज पे करना है, डिस्टेंस टाइम पे करना है, बोट स्ट्रीम पे करना है। और जो चीजें अगर हमसे छूटी होंगी उनको मैं प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस कराएंगे यानी कि जब क्लास कोर्स आएगा तो चीजें उनके साथ ही निकलेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। देखिए पहला हेडिंग आप लगाएंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, यानी कि व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद क्या होता है। देखिए तो व्यापक पद मतलब उनका जो जनरल, जैसे इक्वेशन देखने पे कैसे दिखेंगे उस तरीके का, उनको बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो इनके जनरल टर्म होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस तरीके से वो इक्वेशन दिखाई देंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया। और पेयर बोला है उसने तो दो इक्वेशन होंगे a2x, इसका नाम a2 इसलिए हमने दे दिया है क्योंकि ये इक्वेशन मिक्स मैच कर जाएंगे, इसलिए अलग नाम देने के लिए। इसे सेकंड इक्वेशन है तो 2 फॉर्म चलेगा, पहला इक्वेशन था तो 1 1 चल रहा था, इसी तरीके से चलेगा। तो ये होगा b2y और ये होगा c2 इज इक्वल टू 0। इनको लिख लीजिए अपने कॉपी में, इसी तरीके से इक्वेशन दिखेंगे और इन्हीं से कंपेयर करना है हमको, ठीक है ना, इन्हीं से चीजों को कंपेयर करना है। और कोशिश ये करना है कि यहां का क्वेश्चन हमसे मिस ना हो, क्योंकि जब नेचर्स ऑफ इक्वेशन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 और c2 की वैल्यू क्या होगी वो निकालना पड़ेगा इक्वेशन से। तो a1 x पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट होता है, a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, बात समझिए। 2x प्लस 3 लिखा हो तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, जो उस चीज से मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो x के साथ मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। चलिए फिर आगे क्या होगा, दूसरा पॉइंट जो हमारा दूसरा हेडिंग होगा वो होगा नेचर ऑफ इक्वेशन। नेचर ऑफ इक्वेशन, समीकरणों की प्रकृति। समीकरणों की प्रकृति मतलब कि समीकरण किस तरीके से दिखाई देंगे, अगर उनको देखा जाए तो इक्वेशंस दिखाई कैसे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो यहां से एक आध क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक एक मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा इनको जरा ध्यान से देखेंगे। नहीं तो
किस तरीके से इनका नेचर होगा और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एनसीईआरटी की बुक में भी ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और यहां भी डिस्कस हो जा रहा है। देखते हैं। अच्छा, अगर इस तरीके का केस बन जाए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर इस तरीके का केस बनता है यानी कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आपस में इक्वल है, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है, एक चीज यहां मिसिंग है, इसको कर देते हैं। एक सेकेंड। जो इसका सॉल्यूशन होगा, पहली बात ये केस है, स्थिति है, ठीक है, और यहां क्या होगा, इनका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और ये ग्राफ पे बिहेव कैसे करेंगे वो चीज। तो देखिए इनका जो सॉल्यूशन होगा, अगर इस तरीके का केस बनता है तो इनके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट, इसको मेनी सॉल्यूशन भी बोला जाता है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है मेनी, जो डिफाइन ना हो। दूसरी बात, एक ग्राफ पे कैसे दिखाई देंगे, याद रखिएगा, एक ग्राफ पे को इंसिडेंट करेंगे। एक सेकेंड रोकिएगा सर, को इंसिडेंट बोला जाता है। को इंसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं संपाती, ठीक है, संपाती बोला जाता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब C1 अपॉन C2 इसके इक्वल है या नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद से इसका जो नेचर होगा यानी कि सॉल्यूशन होगा, वो कितना होगा, याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर ये ग्राफ पे कैसे दिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग होंगी यानी कि प्रतिच्छेदित होंगी, तीसरा पॉइंट क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल होंगे B1 अपॉन B2 के, लेकिन यहां इक्वल नहीं होंगे, C1 अपॉन C2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस केस को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स कोई हल नहीं। ऐसे केस में जो ग्राफ पे दिखेंगे वो चीजें होंगी पैरेलल, यानी कि दोनों ग्राफ के जो दोनों इक्वेशन के जो लाइंस होंगे आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल, पैरेलल मीन्स समांतर, समांतर होंगी रेखाएं। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए जैसे हम दिखा देते हैं कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करना है या इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहां ले लेते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशन लेते हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब एग्जाम में अगर पूछेगा तो इस तरीके से दो इक्वेशन दे देंगे और पूछेगा कि बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे हम कि नेचर हमने पढ़ा है कि कैसे चेक करते हैं नेचर इसका। तो नेचर चेक करने के लिए क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ऐसा रख के चेक किया जाता है। तो रखिए चेक करके देखिए, 2 अपॉन 4, A1 की वैल्यू 2, 2 मींस A1 मींस जो पहले इक्वेशन में x की कोफिशिएंट है उसको A1 बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन में जो x की कोफिशिएंट है उसको A2 बोलते हैं। तो A1 अपॉन A2 मींस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू कितनी है 3
b2 की वैल्यू -2, c1 कितना है 6 और 8, इधर जाइए मत, इधर ही देख लीजिए, ये कटेंगी 1/2 होती हैं, 3/-2, यानी कि डज नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये केस कहां बनता है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतने केस को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर हम लोग देखे हैं, जैसे देखिए ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का, एक सेकंड, ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का। देखिए a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/v2, अगर ऐसा केस आता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होंगी, और ग्राफ पे ये इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब प्रतिच्छेदित होंगी, एक जगह काटेंगी ग्राफ। ठीक है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ये हमारी क्वेश्चन थी। अच्छा, ये तो पता चल गया कि इसका नेचर जो होगा यूनिक होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ पे फिर कैसे पता चलेगी कि ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग कर रही है या कैसे क्या कर रही है? तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बड़ी आसान होता है। देखिए हमको पता है ये कौन सी एक्सिस है, एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई अक्ष। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक लाइन के 2 पॉइंट, तभी तुमको ग्राफ पे दिखा पाएंगे। तो 2 पॉइंटों को निकालने के लिए एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, उसका यूज करिएगा, अगर एग्जाम में आ गया तो उसका ऐसे ही यूज करना है। देखिए इक्वेशंस हमारे कहाँ गए, इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब सॉल्व करते थे तो उनको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता था ना, सेम वही केस यहाँ भी है। किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि उस लाइन को ग्राफ पे दिखाना है ना, 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए हमारे पास। 2 पॉइंट लेंगे, एक तरफ लिखेंगे x और एक तरफ लिखेंगे y। करना क्या होगा, x की वैल्यू पहले इक्वेशन में देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, पहले इक्वेशन में x के जगह पे हम कितना रख देते हैं, 0। देखिए हम 0 रख रहे हैं, आपकी इच्छा, आप कुछ भी रख सकते हैं वहां पे, हम क्या रख रहे हैं 0। x के जगह पे अगर 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो ये तो टर्म पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 2 0 0, 3y = 6, तो y = 2। फिर ऐसे ही अब की y को 0 ले लेंगे। देखिए एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आप 0 सिर्फ नहीं ले सकते हैं, आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो यहाँ 0 रखने से क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि निकालना हमें आंसर ही है। ठीक है, तो 0 रखते हैं, 0 रखने से क्या होता है, एक टर्म पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है और फिर आंसर निकालना आसान होता है। तो वो चीजें हैं, तो y 0 ले लेंगे, तो y अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 2x = 6, 2x = 6, तो x = 3, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब जानते हैं हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में चीजों को रखा जाता है, तो पहले रखेंगे x, फिर x, y के फॉर्म में होते हैं पॉइंट्स, तो x कितना है 0 और y कितना है 2। अगर हमने x 0 रखा तो y कितना आ गया 2 फॉर दिस इक्वेशन। फिर x, y के फॉर्म में और भी चीजें, अगला पॉइंट, तो यहां रखेंगे 3, x की जगह पे y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 पॉइंटें मिल गए हमको, ये पहले इक्वेशन के लिए हैं। ठीक है, दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक पॉइंट निकालेंगे। चलिए दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट निकालते हैं, काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इतनी चीजों को देखिए। अगला पॉइंट क्या है, हाँ अब मुझे अगले इक्वेशन की लाइन निकालनी है, काम करते हैं, अगले इक्वेशन की लाइन निकाल लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो कितना दिया है, 4x - 2y = 8। तो इसके लिए भी एक काम करिए, ठीक ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे, यहां रखेंगे x, यहां रखेंगे y, पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर x, फिर वही काम, अगर x 0 रख लेते हैं तो y कितना आता है, -4, इतना तो आ रहा है ना, x 0 रखते हैं तो y आता है -4। अगर y 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो x कितना आ रहा है, 4 2 जा
इन पॉइंट्स को अगर कलेक्ट करते हैं तो कितना आता है जी, 0 कामा माइनस का 4 एंड 2 कामा 0। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। मुझे 2 पॉइंट मिले। अब एक इक्वेशन के 2 पॉइंट और एक इक्वेशन के 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट मिलते हुए हम इनको ग्राफ पे अब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, एक कार्टेशियन प्लेन तैयार करना होगा। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन तैयार करते हैं। देखिए जैसे इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। मत समझिएगा, ये होता है ओरिजिन जहां की कोऑर्डिनेट होती है 0 कामा 0, इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे अभी। तो मुझे दिखाना है 0 कामा 2 एंड 3 कामा 0। तो 0 कामा 2 को कहां दिखाएंगे, x0 यहाँ पे होता है और y प्लस का ऊपर की तरफ y यहाँ होता है। तो मान लीजिए ये 1 ये 2, यहाँ जो पॉइंट होगा वो मेरा होगा 0 कामा 2। 3 कामा 0 को दिखाना है तो x पे कितना चलेंगे, 1 2 3। तो ये एक इक्वेशन की लाइन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इनको मिलाएंगे इस तरीके से, यहाँ एक पॉइंट बन रहा है एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो इनको इस तरीके से मिलाइए। यानी कि ये एक इक्वेशन की लाइन बन रही है। ठीक है, किस इक्वेशन की लाइन बन रही है ये बन रही है पहले इक्वेशन की लाइन। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, यानी कि ये पहले इक्वेशन की लाइन है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये पहले इक्वेशन की लाइन है। दूसरे इक्वेशन की लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। उनकी पॉइंट्स कहाँ है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ। तो 0 कामा माइनस 4, यानी कि हम y एक्सिस पे कितना चलेंगे, नेगेटिव का माइनस का 4। तो y एक्सिस इधर होता है नेगेटिव, 1 2 3 4, यहाँ रखेंगे 0 कामा माइनस 4। सेकेंड पॉइंट कितना है 2 कामा 0, यानी कि x एक्सिस पे पॉजिटिव का चलेंगे तो ये एक्सिस होता है, और पॉजिटिव x एक्सिस किधर की तरफ होता है, ओरिजिन के राइट हैंड की तरफ। तो यानी कि 2 चलना है तो यहाँ होगा, ये कितना होगा 2 कामा 0। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे। ठीक है, मिलाते हैं और देखते हैं कि जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट होगा ये किस फॉर्म में होगा, इस तरीके से। अच्छा आप देखिए, जो बात हम लोगों ने की थी स्टार्टिंग में कि इसका जो है सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन इसका यूनिक है। ठीक है, जब हम लोगों ने बात किया था तो हम लोगों ने बोला था इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। और ग्राफ पे किस तरीके से ये शो आउट होंगे, तो जो ग्राफ पे दिखेंगे वो हमने दिखाया जब, तो ग्राफ पे इनका जो फॉर्म बना वो देखिए इंटरसेक्टिंग बना, यानी कि ये इक्वेशन की लाइन और ये इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को किस तरीके से कट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को एक जगह कट कर रहे हैं, यानी कि किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उसी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बुलाया जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी कि इस तरीके से हम पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पहला क्वेश्चन हमसे ये आ सकता है कि इक्वेशन पे किसी ग्राफ को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमने ऐसे बता दिया कि इस तरीके से दिखाया जाता है। फिर दूसरी बात, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है ना, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो हम नेचर में 3 तरह का नेचर पढ़े थे। ठीक है, 3 नेचर कौन कौन से थे, अगर नेचर्स की बात करें दिखाते हैं आपको, चलिए वो नेक्स्ट पेज में है, एक सेकेंड। वेट, 3 तरह के नेचर शो करते हैं, कैसे कैसे देखिए। एक होता है जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। एक होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको हम लोग बोलते हैं
नो सॉल्यूशन। यानी कि अब यहां एक मजे की बात हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। अब चलिए किस वे में आगे बढ़ेंगे ये बताइए। आगे जो हमें वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्वेश्चन सारे मिलेंगे हमको, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकते हम। एग्जाम में बैठे क्वेश्चन मिला, ये बताइए उसी क्वेश्चन का सेम इक्वेशन का आंसर मैंने कुछ और निकाला, सामने वाले लड़के ने कुछ और निकाला, मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग इक्वेशन का आंसर निकाल रहे हैं। ये बताइए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो क्वेश्चन लेना सही है? मतलब एक इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रियली होते हैं, लेकिन उन इक्वेशंस के नेचर भी होते हैं, यानी कि अगर वहां कुछ रखा जाए तो चीजों में कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो याद रखिएगा कि ये चीजें यहां से खत्म हो जाएंगी और नो सॉल्यूशन वाला भी खत्म हो जाएगा। यानी कि अब क्या चलेगा हमारे साथ साथ? यूनिक सॉल्यूशन चलेगा। आगे हम जितने भी इक्वेशन बनाएंगे सब के सब यूनिक सॉल्यूशन वाले मिलेंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा इक्वेशन नहीं मिलेगा जिसके इनफाइनाइट होंगे सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि मेरा आंसर, अगर राम का एज, ठीक है, राम श्याम की एज हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो बच्चे, मतलब मैंने अगर राम की एज 36 वर्ष निकाली तो सामने वाली की भी 36 वर्ष ही आएगी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन सेम है, चीजें सेम है तो यानी कि कहने का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन पे आप चीजें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चीजें यूनिक सॉल्यूशन पे आगे बढ़ेंगी, तो कोशिश करते हैं इन्हीं को समझने की। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारा, देख लेते हैं। हमने नेचर्स देख लिया, हाँ मेथड्स को देखते हैं। चलिए ठीक है, मेथड्स को देख लेते हैं। मेथड्स को देख लेते हैं। पहला मेथड आता है सॉल्व करने का मेथड, ठीक है ना, सॉल्व करने का मेथड, जो मेथड्स टू फॉर सॉल्विंग। अगला हेडिंग होगा मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशंस। समीकरणों को हल करने की विधि जो होती है, उसमें पहला जो मेथड होगा, ठीक है, वो होगा विलोपन मेथड, विलोपन विधि, विलोपन विधि। बहुत प्यारा मेथड है विलोपन विधि। विलोपन को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। याद रखिएगा यही मेथड आपके साथ आगे बढ़ेगा और हर एक बच्चे का ये पसंदीदा मेथड होता है, ठीक है, सॉल्व करने का। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आप लोगों के बारे में एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, ठीक है, उस नोटिस को हम बताएंगे अभी क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले, कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। और अब आप लोगों का एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है, उस क्रैश कोर्स के बारे में आपको अपडेट दे देंगे हम, क्योंकि अब बोर्ड के पास हम लोग आ रहे हैं, आपका प्री बोर्ड भी आ रहा है, बहुत नजदीक है प्री बोर्ड। तो कोशिश यही रहेगी कि चीजों को बड़ी अच्छे तरीके से समझा जाए, क्योंकि अब क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, जैसे होता था ना पहले, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा डायनामिक बनाया जा रहा है, मतलब घुमा करके क्वेश्चंस को दिया जा रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, है ना। मेन मुद्दा ये होता है कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि नहीं किस चैप्टर को लेकर के। इस चैप्टर को एज ए डेमो क्लास मैंने उठाया था, क्योंकि ये चैप्टर एक तो इम्पोर्टेंट भी है और कई बच्चों के लिए ये सरदर्द तरीके से बन जाता है कि मुझे, मेरे से नहीं सॉल्व हो पाता है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए भी कोशिश यही रहेगी हम लोगों की कि बोर्ड में कितने अच्छे तरीके से, जैसे मेन मकसद क्या होता है पढ़ाई का, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ाई किया ना, जैसे मान लीजिए आज हमारा एक चैप्टर खत्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आज मेरा खत्म हो जाता है, तो करना क्या रहेगा, इसके एनसीईआरटी, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना, एक्सरसाइज, फिर उसके बाद से एग्जाम्पलर्स, फिर उसके बाद से पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद आता है पीवाईक्यूज के, जब पीवाईक्यूज जब हमसे सॉल्व होने लगते हैं तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं जो हमारे बोर्ड ने, ठीक है, अपडेट दिया होता है, ठीक है। किस तरीके का अपडेट? उन्होंने कुछ मॉडल क्वेश्चंस कहते हैं उनको, ठीक है ना, मॉडल पेपर दिया होता है, उस मॉडल पेपर को हमें देखना होता है, ठीक है। अगर वो मॉडल पेपर सॉल्व हो पाते हैं, या आपको एक सेट पूरा दे दिया जाए क्वेश्चन पेपर्स का, उनमें से
अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ने का मतलब यही होता है कि चीजें आपके कमांड में होनी चाहिए, ठीक है ना, चीजें आपके कमांड में होनी चाहिए और आपको अच्छे से आनी चाहिए। इस चैप्टर से 7 या 8 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। रणनीति क्या कहती है कि अगर 7-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हमने चैप्टर को बड़ी अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए हमारे हाथ से, ठीक है ना। अगर 7-8 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से आते हैं, मतलब जिस चैप्टर को हमने पढ़ लिया, सिर्फ इसी चैप्टर को लेकर के नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। करना क्या रहेगा, सारे चैप्टर्स को बड़ी डिटेल में हमको निकालना होगा, ठीक है। हेल्प मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं कोशिश ये करेंगे कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे और जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उनको भी करना है, साथ साथ पीडीएफ भी भेजेंगे, उनको भी करना है। नई क्वेश्चन आता है आप डाउट हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आपको। आपका एक क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, उसके बारे में अभी हम बताएंगे, पहले इन चीजों को समझा लें। तो कोशिश ये रहे जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन ना छूटे, बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो ना छूटे, क्योंकि पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी आपके अगर बोर्ड्स के वो मार्क्स छूट जाएंगे तो, ठीक है। तो कोशिश ये रहे कि सही समय पे चीजें हमारे कमांड में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो एनसीईआरटी भी पढ़ना है, पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, सारी चीजें हैं। विल ओपन विधि क्या होता है, एलिमिनेशन, नाम से ही लग रहा है किसी एक को हटा देना है, ठीक है ना, एक को किल आउट कर देना है, मतलब एक खत्म हो जाना चाहिए, बाकी एक जो सिंगल चीजें बचेंगी, सिंगल जो डाटा इसमें बचेगा उससे जो है आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी हमारी। तो एक काम करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा यूनिक सॉल्यूशन से ही ये चीजें तैयार होंगी, ठीक है ना। इनमें जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो सब यूनिक वाले करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को टच नहीं करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे ही प्रैक्टिस करेंगे और यही क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां से वो यूनिक सॉल्यूशन की चीजें आगे बढ़ेंगी। एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन 2x + 3y = 6, याद रखिए वो क्वेश्चन जो हमने दिया था क्या था, 4x - 6y = 8, इस तरीके से था। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 4x + 4y = 8। चेक करके बताएंगे इस इक्वेशन का नेचर क्या होगा, ठीक है। पहली बात, ये a1x b1y + c1, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा ये इधर हो या इधर हो बात बराबर है, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म दोनों में राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में राइट में है और दूसरे में इक्वेशन के इधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में राइट, या तो राइट साइड में आप दोनों को कर दीजिए कांस्टेंट टर्म है, या दोनों को लेफ्ट साइड में कर दीजिए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन डाउट बनता है तो पूछिए। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो थ्योरेटिकल हिस्सा है उनको कवर कर दिया जाए, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू हम जितने भी सवाल बनेंगे सबको खत्म करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो देखिए, तो ये बताइए इसका नेचर कैसा होगा। तो पहली बात, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बिहेव कैसे कर रहा है वो देखते हैं। तो a1/a2 कितना है, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4, c1 6 8। कट डाउन करिए 1/2, ये नहीं कटेंगे, यानी कि यही नॉट इक्वल होगा, ठीक है ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब ये कंडीशन आ जाएगा, ये वाली कंडीशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि जो इक्वेशंस यहाँ दिए गए हैं ये, इनका नेचर कैसा होगा, इनका नेचर यूनिक होगा। तो फिर इनके आंसर्स कैसे निकालेंगे ये हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन को लेकर के मैं एलिमिनेट करके बता दे रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेशन मेथड होता है, यूज होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ कितना है 2x + 3y = 6, दो इक्वेशंस हैं हमारे हाथ में, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा इक्वेशन। लिखेंगे किसी भी एक इक्वेशन को क्या करना है, सॉरी, इक्वेशंस को चेक करना है कि इनकी वैल्यू सेम है कि नहीं, मतलब x का कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं, y का कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं, इक्वल करने की कोशिश करेंगे तभी एलिमिनेट होंगे। तो देखिए, तो इस इक्वेशन में x की कोफिशिएंट 2 है और यहाँ क्या है 4 है,
y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है। तो एक काम करते हैं, इनको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, या तो आप y के कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। करना क्या रहेगा कि अगर यहाँ 4 है तो क्या यहाँ 4 बनाया जा सकता है, मतलब 2x है तो उसको 4 बनाया जा सकता है। तो दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे बनाया जा सकता है, उस पर वर्क करते हैं। तो देखिए, तो 2 है, एक काम करते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है, जो भी काम करेंगे दोनों साइड की तरफ। मतलब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही तो 4 किया जा सकता है, मतलब पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा उस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट हैंड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे बाई, यहां लिखना नहीं है, मैंने बताया है बस, करना क्या है, लिखना है ऐसे बाई, सॉरी हाँ ऐसे बाई 2 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा के। अच्छा ये बताओ, अगर यह 4x हो जाएगा और नीचे भी कितना है 4x है, तो ये जोड़ने पे कटेंगे कि घटाने पे कटेंगे, क्योंकि काटना उसी को है जिनके कोफिशिएंट इक्वल है। तो पहली बात, ये ऐड करने पे नहीं कटेंगे, क्योंकि ऐड करने पे 8 हो जाएंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पे कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्सट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन 3 से, सॉरी 2 से, माफ करिएगा 2 से। तो यहां क्या लिखेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो होगा 4x, डायरेक्ट लिखिए 6y इज इक्वल टू 12। नीचे कितना होगा 4x प्लस, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, ये ऐसे ही है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, साइन चेंज हो जाता है, ये कट गए। ये कितना हुआ, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2y, और ये कितना हुआ 4, तो 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि ये 2 से 4 कितनी बार में कटेगा बाबा, 2 बार में। y की वैल्यू कितनी आई 2y, जैसे y की वैल्यू 2y, हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो एक आंसर निकल कर आया है ना, y की वैल्यू। एक काम करते हैं, x मुझे चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, चलिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में 1 का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रखते हैं। तो समीकरण 1 यहां लिख लीजिए पहले, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो होगा क्या यहाँ से 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, ये होगा 2x प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 6। ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होकर 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। क्या बात है, क्या है बराबर है जी, बिल्कुल सही है। यानी कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आएगी 0 और y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। देखिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, पहले चीजों को समझ लें, ठीक है ना। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, ठीक है, अगर चीजें समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो उनको प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग निकाल ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझा दे रहा हूं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन था। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिए तो प्रतिस्थापन विधि से करते क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। चलिए पहले इक्वेशन को उठाते हैं, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से किसी एक की वैल्यू निकालिए यहां से। इक्वेशन 1 से क्या होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यहां से एक इक्वेशन किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, तो y वाले को उधर ट्रांसफर करिए, माइनस का 3y, तो x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, इक्वल की उधर आएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई इतनी आ गई। अब इसको उठा करके
किस इक्वेशन में पुट करते हैं? देखिए जिस इक्वेशन को लेंगे ना, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिया, तो इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, नहीं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो काम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये उसका हिंदी वर्जन होगा। तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर रखते हैं इक्वेशन 2 में, तो देखिए 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो x के जगह पे कितना रखते हैं, ये वैल्यू उठा करके रख देते हैं, यानी कि कितना है 6 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो होगा क्या, मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, 2 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा 2, 6 माइनस 3y। याद रखिएगा 32 क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जाम में, और उनको सॉल्व करने के लिए बहुत तीव्र स्पीड चाहिए होता है। तो स्पीड चाहिए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 32 क्वेश्चन। बोर्ड का आप एमसीक्यू भी उठाएंगे तो आपको लगेगा, सॉरी एमसीक्यू भी उठाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी, तो लगेगा, ये मत सोचिएगा कि उन क्वेश्चनों को बड़ी आराम से निपटा दिया जाएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकल करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक एमसीक्यू को भी सॉल्व करने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेंगे। ठीक है ना, आप चाहेंगे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दे तो वो चीजें नहीं चलेंगी। ट्रेंड चेंज हो रहा है बोर्ड का, 2 6 जा 12 माइनस का 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 8, प्लस का 12 उधर जाएगा तो क्या होगा -12, और ये सब्सट्रैक्ट हो गए, कितने हो जाएंगे, माइनस का 2y इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कटा तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 2, y की वैल्यू 2। वही काम, y की वैल्यू उठा करके यहां रखते हैं, तो लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू हमने कितना निकाला था, यही रख देंगे। याद रखिएगा आप किसी इक्वेशन में भी रख सकते हैं, और ये इक्वेशन ही तो है, इक्वेशन से ही तो निकाला गया, तो यही रख दीजिए, या इक्वेशन 1 में रखिए, बात बराबर है। तो 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2, तो 6, एक सेकेंड 6 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1। हाउ इट इज पॉसिबल, सॉरी यहाँ 3 होगा, एक सेकेंड 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 है, ये लग रहा था 2 है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता हम लोगों का। तो होगा क्या 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, यानी कि 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 0/2। अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये हो गया सॉल्यूशन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके, मतलब सब्स्टिट्यूट ही तो किया गया है यहाँ पे, किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब उसकी वैल्यू को उठा करके जिस इक्वेशन से तुमने निकाला है उस इक्वेशन में मत रखना, दूसरे इक्वेशन में रख देना। दूसरे इक्वेशन में रखने से क्या होगा कि आपको वहां से वन वेरिएबल में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वन वेरिएबल में जब चीजें कन्वर्ट होंगी तो आसान हो जाएगा फिर सॉल्व करना। ठीक है, वन वेरिएबल और डेबल इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए हैं, यहां से वो एक का आंसर आएगा, और जैसे एक का आंसर आता है आप क्या करेंगे, उठा करके यहां रख देंगे, तो फिर दूसरा आंसर निकल करके चला आएगा। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके पहले जो बताया वो एलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, ये वाली जो मेथड थी वो एलिमिनेशन मेथड थी। ठीक है, ये था एलिमिनेशन मेथड और ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने एक ही क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि दोनों का आंसर सेम आए, ताकि आपको पता चले कि दोनों मेथड्स में आंसर, उनके आंसर्स निकालने में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप आपकी मर्जी, अब जो अप्लाई करें, लेकिन अगर एग्जाम में उसने बोल दिया कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, देन यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर उसने बोल दिया यूज एलिमिनेशन मेथड, देन यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और अगर कोई मेथड नहीं बोलता है तो आप अपने हिसाब से यूज करिए। अगला पॉइंट हमारा क्या था, ये नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है। ठीक है, इनको हमको नहीं पढ़ना है, मैंने बस बता दिया ये सारी चीजें।
पढ़ना होगा तो बाद में आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कैसे होंगे, तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के होमवर्क के लिए उन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, ये पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए तो सॉल्व, साथ साथ लिखते चलिएगा। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस हिंदी में भी बोल दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वेयर इज m? m तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, याद रखिएगा ये पीवाईक्यू है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेंगे आप नॉर्मल तरीके से, इसमें पूछेगा थोड़ा सा घुमा करके। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है इन दो इक्वेशनों के लिए, ठीक है, सॉल्व करिए, m की वैल्यू निकालिए। क्या होगा, ये एक इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है अगर यह दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करते हैं तो m की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो काम करते हैं, निकालते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले इनको या तो आप एलिमिनेट करके निकाल लीजिए या सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिए, यानी कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तभी m की वैल्यू निकल पाएगी। तो पहले इक्वेशनों को यहां लिख दें, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। -4y = -24, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। या तो इसको एलिमिनेट, देखिए एलिमिनेशन करना इसका आसान है, क्यों, क्योंकि इनके x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। x का कोफिशिएंट सेम है, तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे ये बताइए, 2x जोड़ने पे तो ये 4x हो जाएंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई इक्वेशन 1 - 2, कहीं मल्टीप्लाई नहीं कराना है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट पहले से क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये प्लस खत्म। ये कितना हो जाएंगे, 3 और 4 7y = 24 और 11 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 35। 7 से 35 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। y की वैल्यू कितनी आई, 5। अब y की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो लिखते हैं बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। y के जगह पे कितना पुट करना है, 5। तो 3 × 5 = 11, तो 2x = 11। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, -4 होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। 11 में से 15 जाएगा, -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगा। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया था यहाँ पे, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया था ना, इसी में x और y के जगह पे वैल्यूज उठा करके रख देनी थी, ठीक है। y की जगह पे कितना रखेंगे, 5 = m इंटू एक्स के जगह पे कितना रखेंगे, -2 और +3। चलिए प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या होगा, -3, यानी कि 5 - 3 और ये माइनस का 2m। ये सॉल्व होके कितना हो जाएंगे, 2। ये बताइए -2 इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, तो m = ऐसे लिखा जा सकता है। कट के वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देगा नहीं, थोड़ा सा घुमा के देगा क्वेश्चन को।
तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करें। कल हम आपको सारे वर्ड्स प्रॉब्लम करा देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये जितने हैं सब PYQs हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी दिखा दे रहे हैं। देखिए कल इनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कल एक वीडियो पड़ेगा जिस क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता दें कि हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कोशिश ये रहे आप लोगों की कि आप लोग पूरी तरीके से क्लास में इन्वॉल्व रहें और चीजों को बड़ी अच्छे से समझें। क्यों? क्योंकि उनमें फीचर्स क्या होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए, ओनली फॉर क्लास 10th। किसके किसके लिए? बोथ यूपी प्लस CBSE, दोनों बच्चों के लिए है। याद रखिएगा तैयारी में हम लोग आपका साथ देंगे, अपना एक्सपीरियंस जितना भी है वो एक्सपीरियंस को लगाया जाएगा। कोशिश ये किया जाएगा कि आपका मार्क्स गेन हो सके। और मैं बताऊंगा कि देखिए ना बोर्ड में मार्क्स लाना बड़ी आसानी से लाया जा सकता है। मार्क्स को करना क्या रहता है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे अगर ये पता चल जाए आप लोगों को, और क्वेश्चन कहां से आएंगे ये पता चल जाए, ठीक है। पहली बात क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो पता चल जाए और कहां से आ रहे हैं वो पता चल जाए ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं, बस आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्शन देने का काम हम लोग करेंगे। और कोशिश ये किया जाएगा कि इस क्रैश कोर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिया जाए। पहली बात आपके मैथ्स की रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद से आपकी इंग्लिश में ग्रामर का पूरा पोर्शन देखा जाएगा, क्योंकि लिटरेचर की चीजें आप लोग या तो खुद से कर लीजिएगा या उनको भी क्लास में डिस्कस करा दिया जाएगा, लेकिन ग्रामर चलेगा। फिर उसके बाद से साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनकी क्लासेस लगेंगी आपकी। एक क्लास में पूरी थ्योरी एक चैप्टर की खत्म की जाएगी और दूसरे क्लास में उनकी प्रैक्टिस करा करके आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। फिर SST की बात आएगी तो SST भी कराया जाएगा, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो और चाहे वो जियोग्राफी हो। और ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस सेगमेंट से याद आ रहे हैं, क्योंकि देखा गया था पिछली बार तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम थे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन उठा लिया गया था। तो वो रेशियो चेंज हो जाता है, जो टीचर्स बताते हैं कि इस रेशियो से क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ये रेशियो चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद से हिंदी कोशिश करिएगा खुद से पढ़ने की, नहीं तो इसकी भी क्लास लगा दी जाएगी। बाकी और कुछ तो नहीं बच रहा है, कंप्यूटर हो अपना देख लीजिएगा। जो कोर सब्जेक्ट है ना वो हम लोग करा देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स पूरा ऐसे CBSE वालों में 2 पैटर्न होता है, एक बेसिक होता है, बेसिक मैथ, और एक स्टैंडर्ड मैथ होता है। तो स्टैंडर्ड को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा तो बेसिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश ये रहे कि स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लेवल का क्वेश्चन डाला जाए ताकि बेसिक वाले अपने आप कर ले जाए, ठीक है। और इंग्लिश सर आपकी क्लास लेंगे, साइंस में हम लेंगे क्लास को, SST की क्लास भी एक सर है वो लेंगे, और हिंदी आप लोग खुद से पढ़िएगा, नहीं तो क्लास आपके लिए ली जाएगी। आप लोग जैसे डिमांड करेंगे वैसा लिया जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ये जो चैप्टर चल रहा है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको खत्म किया जाए पूरे बेस के साथ, ठीक है। आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, फिर जो थर्ड लेक्चर होगा यानी कि सेकंड लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा कि किस तरीके के जो 5 वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो कैसे होंगे। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके PYQs कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी ये बेस है, ये मत समझिएगा कि ये पूरी क्लास है आपकी, ये पूरी क्लास नहीं बाबू, ये पूरा बेस है आपका। बेस सही बताया जा रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से पैटर्न सेटअप किया गया है इस चैप्टर का, और सारे चैप्टर्स को ऐसे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मेहनत करते रहिए।